चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हम लोग सभी प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। प्लांट किंगडम भी इवोल्यूशन के हिसाब से पढ़ा जाता है, फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू द कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो ध्यान से देखेंगे, पूरा का पूरा जो प्लांट किंगडम है वो दो ग्रुप्स में बांटा गया है। दो ग्रुप्स में बांटा गया है, एक क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम वो प्लांट होते हैं जिन पे गैमी बोलते हैं, क्रिप्टोगैमी, जिन पे बीज नहीं होते, सीडलेस, बिना बीज वाले। और दूसरे प्लांट वो होते हैं फनेरोगैमी, जिन पे सीड होते हैं, इनको बोलते हैं फनेरोगैमी, इन पे बीज लगते हैं। तो एक प्लांट ऐसे हैं जिन पे बीज नहीं लगते और दूसरे प्लांट ऐसे हैं जिन पे बीज लगते हैं। अब बीज नहीं लगते तो हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं सीडलेस, बिना सीड के, और इन पे सीड लगते हैं तो सीड, सीडेड प्लांट्स, सीड वाले प्लांट यानी सीडेड प्लांट्स। तो क्योंकि इन पे सीड है, और जहाँ ध्यान रखिए प्लांट पढ़ रहे हैं, जैसे एनिमल के लिए वर्ड आता है जू, जब भी किसी शब्द में जू आए मतलब हम जानवर की बात कर रहे हैं। जू एनिमल, लाइक जू स्पोर, एनिमल जैसा स्पोर। मेटाजोआ, यू मेटाजोआ, जू मतलब क्या होता है, एनिमल। प्लांट के लिए शब्द आपको याद रखना है फाइट, PHYTE। जब भी किसी वर्ड में फाइट आएगा इसका मतलब किसकी बात हो रही है, प्लांट की। जैसे हम बोलते हैं ना ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, स्पोरोफाइट, गेमीटोफाइट, थैलोफाइट, स्पर्मेटोफाइट, किसी भी वर्ड में अगर लग गया फाइट, समझो किसकी बात हो रही है, प्लांट की। फाइट मतलब प्लांट। तो प्लांट दो तरह के हैं, क्रिप्टोगैमी यानी जिनमें सीड नहीं बनते, और फनेरोगैमी जिनमें सीड बनते हैं। प्लांट्स दो तरह के होते हैं। तो क्रिप्टोगैमी जो प्लांट्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। क्रिप्टोगैमी तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले होते हैं एल्गी। एल्गी का शरीर जो होता है वो अच्छे से बटा हुआ यानी डिफरेंशिएटेड नहीं होता, इसीलिए एल्गी को हम लोग थैलोफाइट भी कहते हैं। एल्गी को और क्या कहते हैं, थैलोफाइट, क्योंकि शरीर अच्छे से बटा हुआ, वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होता। दूसरा ग्रुप होता है ब्रायोफाइट, इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि ये प्लांट रहते जमीन पर है बट डिपेंड पानी पे करते हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरे होते हैं टेरिडोफाइट, इसमें पी साइलेंट होता है तो इसको बोलते हैं टेरिडो। टेरिडो वर्ड कहाँ से आया, फर्न से, फर्न को टेरिस बोलते हैं ना इसीलिए, तो ये टेरिडोफाइट होते हैं। इन फर्न्स को टेरिस बोलते हैं, PTERIS, टेरिस, तो उसी से शब्द आया टेरिडोफाइट। तो तीन ग्रुप हो गए, क्या, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ठीक है। और ये तीनों में सीड्स नहीं होते, तो ये क्या होते हैं, सीडलेस। क्रिप्टोगैम का मतलब क्या है, क्रिप्ट का मतलब होता है दरार, और गैमी का मतलब होता है फ्यूजन। तो ऐसे प्लांट जो फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन दरार में करे। फर्टिलाइजेशन ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इससे एक अगली पीढ़ी का इंतजाम होता है, लेकिन यही काम ये बिल्कुल ऐसी जगह पे करते हैं जो आसानी से नहीं दिखती। मतलब आप इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता हुआ नहीं देख सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा इनके सेक्स ऑर्गन का है, क्योंकि ये बहुत ही दरारों में करते हैं, गैप्स में करते हैं। दरार को बोलते हैं क्रिप्ट, इसलिए नाम है क्रिप्टोगैमी। लेकिन इन प्लांट्स में हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दूर से ही नजर आते हैं। जैसे आपको रोज़ के प्लांट पे गुलाब जो फूल है वो दूर से ही दिखता है, फ्लावर्स दूर से नजर आते हैं। जितने भी फ्लावर्स होते हैं सब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विजिबल हैं, दूर से दिख जाएं, फनेरोगैम्स, और जिनके दिखते भी नहीं है, दरारों में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्रिप्टोगैम्स। जो फनेरोगैम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। फनेरोगैम्स दो तरह के होते हैं, एक जिम्नोस्पर्म, इसमें जिम्नो का मतलब होता है नेकेड यानी कि नंगा, और स्पर्म का मतलब होता है सीड। पेज नंबर 38, फर्स्ट लास्ट पैराग्राफ, 38 38 पेज पे लास्ट पैराग्राफ की पहली लाइन में लिखा है जिम्नोस्पर्म में जिम्नो मतलब नेकेड, स्पर्म मतलब सीड। मिला, जिम्नो मतलब नेकेड एंड स्पर्म मींस सीड। मिला कि नहीं मिला। तो जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं जिनके बीज के ऊपर कोई कवर नहीं होता। वहीं वर्ड आता है फिर एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या बोलते हैं, इन पे फ्लावर लगते हैं। तो प्लांट्स दो तरह के हो गए प्लांट किंगडम में, क्या क्या, क्रिप्टोगैम और फनेरोगैम्स। और क्रिप्टोगैम में कौन कौन आ गए, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। और फनेरोगैम्स में जिम्नोस्पर्म और जिम्नो एंजियोस्पर्म में स्पर्म आ रहा है, स्पर्म मींस सीड। याद रखिए जब भी वर्ड आए स्पर्म, तो स्पर्म का मतलब हमेशा क्या होता है, सीड होता है, ठीक है। तो वो प्लांट जिसपे सीड लगे उन्हें स्पर्मेटोफाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोफाइट, यानी सीड बनाने वाले प्लांट। और जिन पे सीड नहीं होते वो होते हैं क्रिप्टोगैम्स यानी नॉन स्पर्मेटोफाइट। लिख सकते हैं नॉन, हाँ भाई, नॉन का मतलब नहीं है,
सीड, तो हम बोलेंगे नॉन स्पर्मेटोफाइट। आया समझ में? और ये जो ऑर्डर है ये इवोल्यूशन का ऑर्डर है। इवोल्यूशन का ऑर्डर कैसे है देखो, सबसे प्राचीन जो पौधे हैं, सबसे प्राचीन वो है एल्गी। कौन है? सबसे प्राचीन। धरती पे जब जीवन की शुरुआत हुई तो सबसे पहले प्लांट जिन्होंने कब्जा किया धरती पे वो कौन थे? एल्गी। एल्गी से इवोल्यूशन हुआ, डेवलप हुए तो कौन आए? ब्रायोफाइट्स। पेज नंबर 35 पे पहली लाइन में बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, 35 पे पहली लाइन में लिखा हुआ है, दीज प्लांट्स लिव ऑन सॉइल बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मिला? मतलब रहते कहाँ हैं? जमीन पे। डिपेंड किस पे करते हैं? पानी पे। कौन से रिप्रोडक्शन के लिए? तो ये हुए ना एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन क्यों बोला? क्योंकि रहते एक जगह और डिपेंड दूसरी जगह पे करते हैं, सो दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, यानी ब्रायोफाइट्स। फिर आते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में कौन आते हैं? फर्न। तो टेरिडोफाइट धरती पर वो पहले पौधे हैं जिन्होंने, आप देख लो 34 पेज पे आ जाओ, सॉरी 36 पे आ जाओ, 36 के लास्ट पे आओ। 36 के लास्ट में एक पैराग्राफ है टेरिडोफाइट का, मिला? उसके स्टार्टिंग में लिखा होगा दीज आर द फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स। मिला? फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स, ये मिलना चाहिए आपको। वैस्कुलर का मतलब जिसपे जाइलम और फ्लोएम होता है। क्या होता है? ऊपर से 3-4 लाइन में मिल जाएगा वैस्कुलर प्लांट्स। मिला कि नहीं? थर्ड लाइन में होगा वैस्कुलर प्लांट। तो कौन धरती पर पहले वैस्कुलर प्लांट बने? टेरिडोफाइट्स। और इसमें कौन आते हैं? इनमें कौन आते हैं? टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट धरती पर पहले पौधे थे जिन पे वैस्कुलर टिश्यू लगा। इससे पहले जाइलम फ्लोएम किसी के पास नहीं था, ना इनके पास था ना इनके पास था। क्योंकि इनके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं था तो इनके पास पानी के ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम नहीं था। इसीलिए इन प्लांट्स की हाइट बहुत कम होती है। हाइट कम होने का मतलब क्या है? छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे। दे आर वेरी माइन्यूट। वजह, ये अपने शरीर में पानी नहीं ले जा सकते। जैसे आप एक बड़े बरगद के पेड़ को देखें तो वो पानी ज़मीन से खींचकर ऊपर शूट टिप तक ले जाता है, क्योंकि बरगद के पेड़ में जाइलम है जो पानी का कंडक्शन कर रहा है, यानी वैस्कुलर टिश्यू। वो ना तो इसके पास है और ना इसके पास है। लेकिन वही जाइलम सबसे पहले किसके पास आया? आ रहा है समझ में? तो फर्स्ट प्लांट जिन पे वैस्कुलर टिश्यू आया वो कौन थे? टेरिडोफाइट्स। फिर आए जिम्नोस्पर्म। इसमें जिम्नो का मतलब क्या है? नेकेड, और स्पर्म का मतलब है सीड। तो वो प्लांट जिनमें पहली बार सीड लगा वो थे जिम्नोस्पर्म। बट इनके सीड्स के ऊपर कोई कवर नहीं होता। अच्छा, सीड्स के ऊपर कौन सा कवर होता है? जैसे आप आम खाते हो, अमरूद खाते हो, कोई भी फ्रूट खाते हो, सीड होता है ना उसमें। तो सीड इज ऑलवेज कवर्ड बाय अ फ्रूट वॉल। कौन सी वॉल? फ्रूट वॉल। जैसे आपने मैंगो खाया तो मैंगो की गुठली जो है उसके ऊपर फ्रूट है ना, पल्पी जूसी पार्ट है। तो समझो सीड के बाहर अगर कवर है तो उसको बोलेंगे कवर्ड सीड्स। वो कौन है? एंजियोस्पर्म्स। और सीड के बाहर कोई कवर नहीं है, जस्ट वो सीड है, तो उसे क्या बोलेंगे? जिम्नोस्पर्म। और ये जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इन पे फ्लावर लगते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। लेकिन एंजियोस्पर्म में ध्यान रखना, सबके फूल जैसे नहीं होते। फूल जैसा क्या होता है? हमारे दिमाग में जो पिक्चर सेट हो रखी है फ्लावर की, वो क्या है? कलरफुल, फ्रेग्रेंस, मीठे रस वाला। वो ऐसा नहीं होता है फूल। जिन्हें हवा से पॉलिनेशन करना होता है, जैसे मक्का, गेहूं, चावल, इनके फूल अट्रैक्टिव नहीं होते, फीके होते हैं। किसी से सुना है आपने आज तक चावल के फूलों में? कभी सुना है किसी को? चलो गेहूं के फूलों में फोटो खिंचाते हैं, मक्के के फूल देखते हैं। किसी ने देखे ही नहीं आज तक, क्योंकि वो फूल जैसे लगते ही नहीं। बिकॉज दे डोंट हैव टू अट्रैक्ट एनीवन। उन्हें किसी को आकर्षित करने की जरूरत नहीं है, उनको हवा से पॉलिनेशन करना है। तो इसका मतलब सभी एंजियोस्पर्म्स के फ्लावर अट्रैक्टिव नहीं होते, बट एंजियोस्पर्म्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पूरा प्लांट किंगडम मेरे पीछे है, ध्यान से देखिए। इसमें पूरा प्लांट किंगडम आ गया। क्या क्या? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। पूरा प्लांट किंगडम है। सो प्लांट किंगडम में प्लांट के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? फाइट। और स्पर्म का मतलब क्या होता है? आ रहा है समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाओ, 29 पेज पे आ जाओ। 29 पेज पे लिखा है ऊपर से सेकंड पैराग्राफ में, द साइनोबैक्टीरिया विच आर कॉमनली रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनी मोर। मिला? मतलब वो साइनोबैक्टीरिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, वो एल्गी नहीं है। क्या नहीं है? एल्गी नहीं है, साइनोबैक्टीरिया। इसका दूसरा नाम क्या है? आपको बुक में मिला कि नहीं मिला? ब्लू ग्रीन एल्गी। नॉस्टॉक इसका एक एग्जाम्पल है। शॉर्ट में इसको लिखते हैं BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो सुन लो ध्यान से, साइनोबैक्टीरिया जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन वो एल्गी है ही नहीं। एक ही चीज़ के दो नाम क्यों पड़े? एक्चुअली एक पुराना और गलत नाम है। तो पुराना और गलत नाम को कहते हैं मिसनोमर। क्या कहते हैं? व्हाट इज मिसनोमर? अ नेम दैट डजंट सूट्स पर्सनैलिटी। ऐसा नाम जो पर्सनैलिटी पे सही ना बैठे उसे मिसनोमर कहते हैं।
और ऐसा नाम जो सही हो, जैसे ये साइनोबैक्टीरिया एकदम सही है, तो ये न्यू भी है, नया नाम भी है और करेक्ट भी है। एक्चुअली क्लासिफिकेशन का सिस्टम समय के साथ साथ बेहतर होता गया है, जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है। पहले के स्मार्टफोन्स और आज के स्मार्टफोन्स में बहुत फ़र्क है। तो वैसे ही पहले माइक्रोस्कोप बहुत सिंपल होते थे, एक ही लेंस होता था, ज़्यादा साफ नहीं दिखता था। आज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, हम एक सेल को, उसकी मेम्ब्रेन को, उसके अंदर जो भी है सब कुछ जूम करके इतने मैग्नीफिकेशन पे देख सकते हैं जितना कभी नहीं देख पाते थे पहले। तो पहले क्योंकि इंस्ट्रूमेंट अच्छे नहीं थे, तो हम हरी और गीली चिपचिपी चीज़ को क्या समझते थे? एल्गी। हर चीज़ जो हरी है और गीली चिपचिपी, हम तो ये तो एल्गी है यार। जैसे इवन अगर आपके घर पे छत पे एक बर्तन में पानी रखा है कबूतरों के पीने के लिए, तो पानी हरा हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ एल्गी। तो वो एल्गी वहाँ लाया कौन? कबूतर लेके आए। कबूतर जगह जगह पानी पीते हैं तो उनकी चोंच में वो एल्गी लग जाता है, बट इन ट्रू सेंस वो एल्गी नहीं है, वो एक्चुअली क्या है? साइनोबैक्टीरिया। इसमें साइनो का मतलब है नीला, वो बैक्टीरिया। ये नीला और हरे रंग का बैक्टीरिया है जिसपे क्लोरोफिल होता है। मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ इसे किंगडम मोनेरा में। ये फोटोसिंथेसिस करके अपना गुजारा करते हैं, बट दे लुक लाइक एल्गी, क्योंकि अपीयरेंस कैसी है? हरी, और रहते कहाँ है? पानी में। तो लोगों ने या साइंटिस्ट ने पहले इनको जब देखा तो इनको समझा क्या? एल्गी, और नाम रख दिया ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन जब माइक्रोस्कोप से ध्यान से देखा तो पता लगा कि इनके पास सिर्फ क्लोरोफिल है, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। मतलब है तो सारी ग्रीन कलर की सेल्स, लेकिन इन सेलों के अंदर न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस के नाम पे कुछ भी नहीं है। सो दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, एंड बिकॉज दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं है, इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर हम कह सकते हैं बेटा, देयरफॉर दे आर, क्या है ये? प्रोकैरियोट। क्या है बेटा? हाँ, तो ये जो बैक्टीरिया आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने जो ये बना रखे हैं प्रोकैरियोट, ये सारे प्रोकैरियोट्स हैं। ग्रीन लग रहे हैं, सोचेंगे एल्गी है, बट ऐसा नहीं है, ये सारे प्रोकैरियोट है। और कौन सा बैक्टीरिया है ये? साइनो। तो नया और सही नाम क्या है? पुराना और गलत नाम क्या है? जल्दबाजी में पड़ गया था। बट एक बात है, रूल ऑफ प्रायोरिटी। रूल ऑफ प्रायोरिटी ये कहता है कि अगर किसी का जल्दबाजी में कोई नाम पड़ गया है, गलत ही सही, तो वही चलेगा। वंस अ नेम ऑलवेज अ नेम। आया समझ में? जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आपका कोई दोस्त है या लड़की है कोई, बचपन में बहुत मोटी थी, हेल्दी थी, उसको बचपन में सब मोटी बुलाते थे, आज वो दीपिका पादुकोण जैसी हो गई है, पतली स्लिम ट्रिम, तो आज भी उसका नाम मोटी ही है, क्योंकि एक बार चल गया नाम तो चल गया। कोई नया बंदा देखेगा, भाई देखो किस एंगल से मोटी लग रही है, बट नहीं, नाम है तो है। आपका कोई दोस्त बचपन में गंजा हुआ और आपने उसका नाम गंजा रखा था बचपन में, आज उसके बहुत अच्छे घने वाले हैं, लेकिन नाम पड़ गया ना एक बार गंजा, तो गंजा। तो वो नाम एक बार पड़ गया तो पड़ गया, फिर वही चलता रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दरियागंज में दरिया है, सूख गया होगा सालों पहले, अब नहीं है ना, लेकिन नाम तो है ना दरियागंज। मजनू का टीला, मजनू है वहाँ ना, तो टीला है वहाँ, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो वो बस एक नाम पड़ गया है, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसा नाम जो बस नाम है, उसका मीनिंग नहीं है, दैट इज कॉल्ड मिसनोमर, अ नेम दैट डजंट सूट्स द पर्सनैलिटी। ऐसा नाम जो पर्सनैलिटी पे सही नहीं बैठता। जैसे कोई लड़की है, उसका नाम शांति है, लेकिन वो सुबह से शाम तक बात करती है, चुप ही नहीं होती है, तो पर्सनैलिटी पे सही बैठ रहा है उसके? वो तो साक्षात अशांति है, लेकिन नाम रख दिया ना उसका शांति। तो ऐसा नाम जो पर्सनैलिटी पे सही नहीं बैठता, उस नाम को क्या कहेंगे? मिसनोमर, अ नेम दैट डजंट सूट्स द पर्सनैलिटी। आया समझ में? और ये कौन सा बैक्टीरिया दिखाया मैंने आपको? साइनोबैक्टीरिया। ये नया और सही नाम है, पुराना गलत नाम क्या है? इसीलिए एनसीईआरटी ने बोला है द साइनोबैक्टीरिया विच आर कॉमनली रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनी मोर। तो ये क्यों क्लियर कर रही है एनसीईआरटी? क्योंकि अब आप प्लांट किंगडम पढ़ने आए, स्टार्ट कर रहे हो प्लांट किंगडम, तो आपको पता होना चाहिए कौन प्लांट है और कौन प्लांट नहीं है। ये तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इसके पास न्यूक्लियस होता तो यूकैरियोट होता। प्लांट्स में यूकैरियोट्स आते हैं ना, प्रोकैरियोट्स थोड़ी आते हैं। प्रोकैरियोट्स किस में आते हैं? किंगडम मोनेरा। किसका किंगडम है वो? बैक्टीरिया का। अब आगे बढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कैटेगरी में बांटना, और क्लासिफिकेशन की शुरुआत की थी एरिस्टोटल ने, है ना, एरिस्टोटल ने शुरू कर दिया था। एरिस्टोटल ने बांटा था लिविंग वर्ल्ड को दो ग्रुप्स में, प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। प्लांट्स कौन से? हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज, और एनिमल्स कौन से? विद रेड ब्लड एंड विदाउट रेड ब्लड। विद रेड ब्लड वाले इनाइमा, विदाउट रेड ब्लड वाले अनेमा। फिर कैरोलस लिनियस आए, उन्होंने साइंटिफिक नेम देना शुरू किया। लेकिन कैरोलस लिनियस ने जो सिस्टम दिया था क्लासिफिकेशन का, कैरोलस लिनियस ने जो सिस्टम दिया था वो सिस्टम था आर्टिफिशियल, वो था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बिल्कुल जो पेज आपने ओपन कर रखा है 29, उसी पे लास्ट में लिखा होगा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मिला कि नहीं मिला?
आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसे आर्टिफिशियल इसलिए बोला क्योंकि इसमें ना डिटेल्ड स्टडी नहीं की थी। किसने? कैरोलस लिनियस ने। इन्होंने कोई डिटेल्ड स्टडी नहीं की थी, बस ऊपर ऊपर से पढ़ा था, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा था, डिटेल्ड स्टडी नहीं करी थी, इसीलिए इसका नाम रखा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ध्यान से समझो, इसमें उन्होंने गलती क्या करी जिसकी वजह से रिजेक्ट हो गया, ये सिस्टम रिजेक्ट हो गया, ये सिस्टम कुछ टाइम बाद रिजेक्ट हो गया। कौन सा सिस्टम? आर्टिफिशियल ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने गलती क्या करी, मैं पहले लिख देता हूं यहां पे, दिस सिस्टम वॉज लेटर, लेटर मतलब बाद में, रिजेक्ट हो गया, रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट हो गया? बिकॉज इट गेव इक्वल इंपॉर्टेंस। इन्होंने बराबर इंपॉर्टेंस दी। इक्वल इंपॉर्टेंस किसको बराबर इंपॉर्टेंस दी? टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। इन्होंने गलती ये करी कि वेजिटेटिव कैरेक्टर को सेक्सुअल कैरेक्टर के बराबर मान लिया, बट ऐसा नहीं होता। वेजिटेटिव कैरेक्टर सेक्सुअल कैरेक्टर के बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? देखो दोनों में फर्क है। पहले समझो वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या होता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जो प्लांट के नॉर्मल बॉडी फीचर्स होते हैं, जैसे कि प्लांट की हाइट, और जैसे फ्रूट का साइज, जैसे नंबर ऑफ लीव्स, जैसे अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, पत्तों में क्लोरोफिल कितना है। ये सारे के सारे कैसे फीचर्स थे? ये सारे के सारे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे। और उन्होंने गलती क्या करी, इनको बराबर मान लिया किसके? सेक्सुअल कैरेक्टर के, सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बराबर मान लिया। और ये गलती थी वाकई में, ये एक बड़ी गलती थी। ये बड़ी गलती इसलिए थी क्योंकि सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं वो कभी नहीं बदलते। सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या क्या आता है? जैसे नंबर ऑफ स्टैमन्स, एक फ्लावर में कितने स्टैमन होते हैं, स्टैमन जानते हो ना, एंथर लगता है जिसपे, ऐसे ही नंबर ऑफ पिस्टिल, कितने पिस्टिल और कार्पल होते हैं, ऐसे ही ओरिएंटेशन, किस तरीके से पेटल्स अरेंज्ड है, ओरिएंटेशन ऑफ पेटल्स, ठीक है। ये सेक्सुअल कैरेक्टर हैं जो नहीं बदलते। जैसे टाइप ऑफ ओव्यूल्स, किस प्रकार के ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स, अरेंजमेंट किस तरीके से ओव्यूल्स का, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स। ये सब आपको याद नहीं करने, आपकी फिर एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए। कुछ भी याद नहीं करना है जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, टेंशन मत लेना, इतना लिखवा दिया करके। नथिंग टू रिमेंबर, जस्ट टू नो। रिमेंबर क्या करना है वो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें वैसे ही याद हो जाएगा, बस समझते हुए चलना है। और ये सोचकर मत पढ़ना कि एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, फिर पढ़ नहीं पाओगे, है ना। ध्यान उसी पे रहेगा सारा, आपको सब पढ़ना है पूरे इंटरेस्ट के साथ। तो दो तरह के कैरेक्टर्स थे बेटा, क्या क्या? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो उन्होंने क्या करा, इन दोनों को गलती से बराबर का दर्जा दे दिया, लेकिन ये बराबर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, वो इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। इन पे मौसम का बहुत तेजी से असर होता है। एनवायरनमेंट का असर बहुत तेजी से होता है। कैसे होता है? जैसे मान लो कि मेरे छत पे गमले में रोज़, गुलाब का पौधा है, उस पर रोज़ का फ्लावर लगता है। तो फ्लावर का साइज इस बात पे डिपेंड करता है गमले में मिट्टी कैसी है, न्यूट्रिएंट्स कैसे हैं। प्लांट की हाइट भी इस बात पे डिपेंड करती है सॉइल में न्यूट्रिशन कैसा है। अब वही रोज़ का प्लांट ऐसा ही, मतलब सेम वेराइटी का किसी ने खेत में लगा रखा है, तो ऑब्वियसली वहाँ प्लांट ज़्यादा बड़ा होगा, फ्लावर का साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा, न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी नहीं होगी। तो ये सारे कैरेक्टर्स, मान लीजिए मैं आम की बात करूँ, आम के पेड़ की, तो एक आम का पेड़ खेत के किनारे पे हो रखा है जहाँ पे उसे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, और एक आम का पेड़ आम के बागीचे में हो रहा है जहाँ सिर्फ पेड़ों को नरिशमेंट दिया जाता है। तो कहाँ पर आम के पेड़ की ग्रोथ ज़्यादा होगी? बागीचे में। खेत के किनारे पे उतनी हो नहीं पाएगी क्योंकि क्रॉप भी तो हो रही है वहाँ पे सॉइल में। तो ऐसी चीज़ें जिन पे असर पड़े माहौल का, वो चीज़ें होती हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर। दे आर इजीली अफेक्टेड। प्लांट की हाइट सब जगह एक जैसी नहीं होगी ना, ये कोई फिक्स थोड़ी होता है कि आम का पेड़ 13 मीटर ऊंचा ही होता है, 12 मीटर ऊंचा होता है, इतना होता ही होता है फिक्स, ऐसा नहीं होता। कोई आम का पेड़ छोटा भी होता है, कोई बड़ा भी हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि उसे सप्लाई कैसी मिली न्यूट्रिएंट्स की।
फ्रूट का साइज सब जगह एक जैसा नहीं होता। आप एक ही पेड़ से मिले सभी फलों को देखो, कितनी वैरायटी होती है साइज की, एक जैसा साइज नहीं होता। नंबर ऑफ लीव, सबके लीव बराबर नहीं होते, किसी में लीव ज़्यादा होते हैं, किसी में लीव कम होते हैं। अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल भी सेम नहीं होता, एक ही प्लांट पर पत्ते गाढ़े ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और लाइट ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं। सो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो आसपास के इन्वायरमेंट से अफेक्ट होते हैं, सेम नहीं होते, लेकिन ये वो कैरेक्टर हैं जो सेम होंगे। अब फ्लावर चाहे मेरे घर पे गमले में लगे हुए फूल में आए या वो खेत में आए या किसी जंगल में लगे फूल में आए, अगर वो सेम स्पीशीज का है तो उसमें स्टैमन्स का नंबर सेम होगा, फिक्स होता ही है। पिस्टिल का नंबर फिक्स होगा। पेटल्स की जो शेप है, साइज नहीं कह रहा, शेप है, वो एक जैसी होगी। और ओव्यूल्स का अरेंजमेंट और ओव्यूल्स की संख्या सेम होगी। तो ये कुछ बातें हैं, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, ये सब, ये जो चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे, ये सेक्सुअल कैरेक्टर हैं, इन पे इन्वायरमेंट का असर नहीं पड़ता। यानी कि सेक्सुअल कैरेक्टर्स बदलते नहीं हैं, और जो नहीं बदलता उसको बोलेंगे रिमेन्स कंजर्व। देखो बुक में ये लिखा हुआ है ना, जो नहीं बदलता उसे क्या बोलते हैं, रिमेन्स कंजर्व। तो कौन रहेगा कंजर्व, सेक्सुअल कैरेक्टर, और कौन बदल जाएगा जल्दी से, वेजिटेटिव कैरेक्टर। लिखा है ना बुक में ऐसा। सो एनसीईआरटी में लिखा होगा सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर मोर कंजर्व्ड, मिला कि नहीं मिला, 29 पेज पे लिखा होगा। सेक्सुअल कैरेक्टर्स ज़्यादा कंजर्व्ड होते हैं, कंजर्व मतलब चेंज नहीं होते। और कौन चेंज हो जाते हैं जल्दी से, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। आया समझ में। इसीलिए कौन सा सिस्टम रिजेक्ट हो गया, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। रिजेक्ट होने का कारण क्या है, कारण क्या है इसके रिजेक्ट होने का, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का, इसके रिजेक्ट होने का कारण क्या है। हाँ, दोनों को इक्वल रख दिया था, किसको, वेजिटेटिव कैरेक्टर को, किसके इक्वल रख दिया था, सेक्सुअल कैरेक्टर के। आया समझ में। दैट इज वाई ये सिस्टम हो गया रिजेक्ट। कौन सा सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ। कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो बेस्ड था डिटेल्ड स्टडी पे, बेस्ड ऑन डिटेल्ड स्टडी। मतलब किसी चीज़ की कैसी स्टडी करनी, डिटेल्ड स्टडी, डिटेल्ड स्टडी पर बेस्ड था। डिटेल्ड स्टडी जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, बहुत बारीक स्ट्रक्चर देखना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब होता है बहुत बारीक स्ट्रक्चर। एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब किसी को काट के अंदर से देखना कैसा है। फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब होता है प्लांट में कौन सा केमिकल है ये देखना, जैसे टोबैको में निकोटीन होता है, चाय में कैफीन होता है। और लास्ट में एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो को बनते हुए देखना। देखो ये चारों वर्ड तुम्हें बुक में मिले, तो ये कैसी स्टडी है, नॉर्मल स्टडी, डिटेल्ड स्टडी है। तो डिटेल्ड स्टडी पर बेस्ड था कौन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये सिस्टम दिया था जॉर्ज बेंथाम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने। किसने, जॉर्ज बेंथाम, ये नाम मिलने चाहिए आपको, है ना, एंड जेडी हुकर। जेडी हुकर मतलब जोसेफ डाल्टन हुकर। तो ये दो साइंटिस्ट थे जो सिस्टम लेकर आए थे। कौन सा सिस्टम, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, और सिस्टम में क्या क्या चीज़ें थी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, फाइटोकेमिस्ट्री और एम्ब्रियोलॉजी। कौन सा सिस्टम है ये, नेचुरल सिस्टम ऑफ, क्योंकि डिटेल्ड स्टडी पर बेस्ड था। लेकिन इसमें भी एक गलती हो गई थी। गलती क्या हो गई थी, देखो इन्होंने क्या किया था, जब इवोल्यूशन का सीक्वेंस लिखा तो गलत लिख दिया। जैसे एल्गी लिखा तो एल्गी के बाद लिखा ब्रायोफाइट, ये ठीक है, एल्गी के बाद तो ब्रायोफाइट ही आए। इन्होंने फिर ब्रायोफाइट के बाद लिख दिया टेरिडोफाइट, हाँ ये भी ठीक लिखा है। ब्रायोफाइट में इवोल्यूशन हुआ तो कौन आया, टेरिडोफाइट इवॉल्व हुए इससे। फिर आया जिम्नोस्पर्म, लेकिन उन्होंने क्या गलती करी, डाइकॉट लिख दिया। डाइकॉट के बाद लिखा जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद इन्होंने गलती करके लिख दिया मोनोकॉट। कायदे से डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों किसके बाद आए, जिम्नोस्पर्म के बाद, क्योंकि डाइकॉट और मोनोकॉट किस में आते हैं, एंजियोस्पर्म में। आना क्या चाहिए था, इस जिम्नोस्पर्म को पहले आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने गलती से किसके बीच में रख दिया, डाइकॉट और ये गलती है, ये एक मिस्टेक है, और ये मिस्टेक हो गई थी कौन से सिस्टम से, नेचुरल सिस्टम ऑफ, है ना, मिस्टेक होगी ना, इसको गलत जगह पे रख दिया, जबकि इधर आना चाहिए था और डाइकॉट आगे आना चाहिए था। आप समझे क्या मिस्टेक हुई है। तो ये जो सीक्वेंस गलत लग दिया, इनकरेक्ट, ये लिख दिया इन्होंने इनकरेक्ट, इनकरेक्ट सीक्वेंस। किस चीज का सीक्वेंस था ये, इवोल्यूशन का। इसकी वजह से ये सिस्टम क्या हो गया, रिजेक्ट।
तो ये दूसरा सिस्टम था। पहला सिस्टम क्या था? आर्टिफिशियल। दूसरा क्या है? नेचुरल। अब नेचुरल सिस्टम के बाद फिर तीसरा आया। जो तीसरा सिस्टम आया बच्चों वो था फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि तीसरा सिस्टम, ये सिस्टम आया था किसकी वजह से? एंगलर और प्रांटल। ये दो साइंटिस्ट थे, एंगलर एंड प्रांटल। और भी थे, तख्तजान, हचिसन वगैरह, लेकिन यही दो नाम याद रखते हैं हमें, एंगलर और प्रांटल। बुकमैन के नाम नहीं है, बस यही है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सिस्टम बेस्ड था, दिस वाज बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी स्टेप्स। इवोल्यूशनरी स्टेप्स का मतलब हो गया कि कौन किससे इवॉल्व हुआ है। तो कौन किससे इवॉल्व हुआ है इस बात पर बेस्ड था। जैसे आज से कई साल पहले जो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया थे, मान लो 50,000 साल पहले, 50,000 साल पहले जो साइनोबैक्टीरिया थे वो आज भी हैं, वो आज भी हैं, वो साइनोबैक्टीरिया आज भी हैं, ठीक है। लेकिन ठीक आज से लगभग 40,000 साल पहले उनसे इवॉल्व हो गए थे कौन? रेड एल्गी। कौन से एल्गी? रेड एल्गी इवॉल्व हो गए थे। लगभग मान के चलो, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ऐसा सच में नहीं है, ठीक है। फिर लगभग मान के चलो कि 30,000 साल पहले, 30 के मतलब 30,000 साल पहले इनसे इवॉल्व हो गए थे ब्राउन एल्गी। कौन से एल्गी? ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी। और फिर लगभग 20,000 साल पहले, 20,000 साल पहले इवॉल्व हुए थे ग्रीन एल्गी। वैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई करेक्ट ऑर्डर नहीं दिखा रहा हूँ। तो ऊपर आपको दिख रहे हैं जो बेटा, ऊपर जो आपको दिख रहे हैं जैसे कि ये सारे वंशज हैं, यानी डिसेंडेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? जैसे आप अपने दादा दादी और नाना नानी के पोते पोती या नाती नाती हैं, मतलब आप उनके डिसेंडेंट्स हैं, वंशज हैं आप उनके। और आपके नाना नानी दादा दादी वो क्या? आपके एंसेस्टर। क्या है बेटा? और जिनके पूर्वज एक हों तो ऐसे पूर्वज को बोलते हैं कॉमन एंसेस्टर। क्या बोलते हैं? हाँ, कॉमन एंसेस्टर। जिनके पूर्वज क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो नीचे कौन है? कॉमन एंसेस्टर। ऊपर कौन है? डिसेंडेंट्स। क्या ये बात समझ में आती है? एंसेस्टर क्या है? कॉमन। और ये उनसे निकले हैं अलग अलग टाइम पे। तो यहाँ पर हर एक ब्रांच, एवरी ब्रांच, इस ब्रांच को जैसे ऐसे लग रहा है कोई पेड़ है और उसकी टहनियाँ हैं, तो ये ब्रांच के जैसा लग रहा है बेटा। और ब्रांच को क्लैड कहते हैं। ब्रांच को क्या कहते हैं? क्लैड। और इस प्रकार के डायग्राम को, ये जो पूरा डायग्राम आप देख रहे हो इस तरह का, इसको क्लैडोग्राम कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? हाँ, क्लैडोग्राम का मतलब होता है ब्रांच वाला डायग्राम। तो ब्रांच वाले इस डायग्राम को क्या कहते हैं? क्लैडोग्राम। और इसमें जो ऊपर ये लिखे हुए हैं ये सारे क्या हैं? डिसेंडेंट्स। और नीचे जो आपको दिख रहा है वो है कॉमन एंसेस्टर। तो एक कॉमन एंसेस्टर से इतने सारे क्या निकल गए? डिसेंडेंट्स। तो इससे हमें पता लग रहा है कि कौन किससे इवॉल्व हुआ है। एंड दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड क्लैडोग्राम, जिसमें क्लैड का मतलब क्या होता है? ब्रांच। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ। आया समझ में? अब इसके बाद थोड़ा सा एल्गी के बारे में बात कर लेते हैं फाइनली। देखो वैसे और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, वो एक बार आप पढ़ना, अगर नहीं आता है समझ में देन आई विल डिस्कस कि क्या है। बहुत सिंपल है। जैसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या होता है, हम प्लांट्स के कैरेक्टर काउंट कर लेते हैं। हम दो प्लांट को कंपेयर करते हैं, उनके कैरेक्टर काउंट कर लेते हैं, जितने कॉमन कैरेक्टर होंगे उतना बड़ा नंबर देते हैं। जैसे शादी के वक्त हम कुंडली मैच करते हैं ना, तो वैसे ही हम यहाँ पे प्लांट के गुण मैच करें, कितने गुण मैच हो रहे हैं। और जिस प्लांट के साथ ज़्यादा गुण मैच होते हैं उसे क्लोज रिलेटिव समझा जाता है, और जिसके साथ कम मैच हो रहे हैं वो दूर का होता है। अब कितने कैरेक्टर मैच हुए ये तो एक नंबर होगा ना, संख्या होगी, इसीलिए बोला न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। क्या बोला? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी मतलब सेल को क्लासीफाई कर रहे हैं। साइटो का मतलब तो सेल होता है, तो सेल के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई इसमें। सेल का न्यूक्लियस कैसा है, क्रोमोसोम कितने हैं, सेल में केमिकल कौन सा है, सब कुछ क्लियर। सो नाउ द टॉपिक इज एल्गी। एल्गी, एल्गी को और क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? थैलोफाइट्स। क्या बोलते हैं? थैलोफाइट्स। तो थैलोफाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके पास अच्छे से बटा हुआ शरीर नहीं होता। सो डू नॉट हैव, नहीं होता वेल डिफरेंशिएटेड
वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी। अब आप लोगों के लिए ये जो शब्द है ना डिफरेंशिएशन, ये एक नया शब्द है, आपको समझ में नहीं आता क्या होता है डिफरेंशिएशन। देखो जैसे मान लो ये छोटी छोटी ग्रीन कलर की कुछ सेल्स हैं, ये छोटी छोटी ग्रीन कलर की सेल्स है और ये पानी में है, एल्गी, ये एल्गी की छोटी छोटी ग्रीन कलर की सेल्स है, इतनी सारी सेल है। अब इनमें से कोई सेल अगर फोटोसिंथेसिस कर रही है तो वो अपना खाना दूसरे को शेयर नहीं कर सकती, करती ही नहीं है पहली बात। अगर एक सेल तकलीफ में तो दूसरा उसकी हेल्प नहीं करेगा, मतलब ये साथ में तो है लेकिन मिलकर काम, मतलब देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर, काम बटा हुआ नहीं है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? काम बांट लेना। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं एक बड़े ट्री का एग्जांपल लेता हूं, बड़ा पेड़ है जैसे एंजियोस्पर्म्स में, तो एक बड़े पेड़ में पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए कौन है? पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम, जाइलम पानी का ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर ट्रांसपोर्ट। फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए कौन है? फ्लोएम, फ्लोएम ऊपर से बना हुआ खाना नीचे लेकर आएगा, जड़ों तक लेकर आएगा, ठीक है। और ऊपर यहाँ पर बहुत सारे लीव्स हैं जो क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर सेल्स अपने काम के हिसाब से बटी हुई है। जो सेल लीफ में होगी उसका काम फोटोसिंथेसिस करना होगा, जो सेल रूट में होगी उसका काम मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करना होगा, जो सेल बीच में कहीं होगी उसका काम स्टोरेज ऑफ फूड होगा। तो यहाँ क्या है जो यहाँ नहीं है? जबकि सेल तो उतनी ही है। देखो एक बड़े से तालाब में एक पेड़ से ज़्यादा सेल हो सकती हैं, लेकिन फिर भी ये पिछड़े हुए पुराने टाइप के हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं है नो डिवीजन ऑफ लेबर। क्या नहीं है? डिवीजन ऑफ लेबर, यानी काम बटा हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? ऑल सेल्स आर सेम, ऑल सेल्स आर सेम, सारी की सारी एक जैसी तो हैं, सब एक समान है, कोई अलग काम नहीं कर रहा है। जबकि यहाँ पे क्या है? सबका काम अलग है। तो यहाँ क्या है जो आपको मिल रहा है? वो है डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ आपको मिल रहा है डिवीजन ऑफ लेबर, और डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से सब अलग अलग काम कर रहे हैं, सब अलग अलग काम कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस कर रही है कोई फूड स्टोरेज कर रही है, कोई ट्रांसपोर्ट कर रही है, यानी सब एक काम नहीं कर रहे। तो डिवीजन ऑफ लेबर से क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। जैसे यहाँ पर बॉडी, अगर कोई पूछे कैसी बॉडी है तो हम बोलेंगे जी अनऑर्गेनाइज्ड है। कैसी बॉडी है बेटा? अनऑर्गेनाइज्ड, यानी सेल्स तो हैं बहुत सारी लेकिन उनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे बॉडी कैसी बेटा? ऑर्गेनाइज, मतलब सेल है बहुत सारी और उनमें प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर भी है, काम बटा हुआ है। समझ में आया? जैसे एग्जांपल के लिए अगर एक छोटा दुकानदार है, हलवाई है, उसकी छोटी सी दुकान है, तो उस सिंगल आदमी को सारे काम करने हैं। दुकान भी खोलनी है, सुबह सफाई करनी है, फिर मिठाइयाँ लगानी है, बनानी भी है, सजानी भी है, बेचनी भी है, पैक भी करनी है, पैसे भी लेने, सफाई करनी है, दुकान बंद करके आ जाना है, सब खुद करना है उसको। वो स्टाफ नहीं रख सकता कोई, क्योंकि उसके पास इतना इनकम नहीं है, मतलब इतना उसका बिजनेस नहीं है। वहीं अगर आप एक बड़े स्टोर पे जाते हो तो वहाँ 25-26 तो एम्प्लॉई होते हैं, सफाई वाला अलग, कैशियर अलग, सिक्योरिटी वाला अलग, कोई एक इलेक्ट्रीशियन अलग से रखा होगा इमरजेंसी में कुछ फॉल्ट वॉल्ट ना आ जाए, क्योंकि सिस्टम बड़ा है। तो हम अकेले जब काम करते हैं, समझ में आ रहा है? मतलब अकेले कामयाबी नहीं है, कामयाबी सबके साथ है, मिलकर काम करने में है। और मिलकर काम करने से काम बट जाता है, काम बढ़ जाता है। उसे क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ। आया समझ में? डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम बढ़ जाता है। और डिवीजन ऑफ लेबर होने से बॉडी कैसी हो जाती है? ऑर्गेनाइज्ड। और जहाँ काम बटा हुआ नहीं होता वहाँ बॉडी कैसी होती है? तो बेटा इस अनऑर्गेनाइज्ड बॉडी को, ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड शरीर को ही तो कहते हैं थैलस। अगर कोई आपसे पूछे क्या होता है थैलस, तो आप बोलना ऐसा शरीर जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, उस शरीर को कहते हैं थैलस। क्या इसको बोलेंगे थैलस? नहीं, वहाँ तो प्रॉपर बढ़िया एकदम सब कुछ है, काम बटा हुआ है। लेकिन यहाँ पे सारी सेल एक जैसी है। सो ये छोटी छोटी जो सेल्स है ये फोटोसिंथेसिस करती हैं, ऑल आर फोटोसिंथेटिक सेल्स, लेकिन मिलकर काम नहीं कर रही है। मिलकर काम तो यहाँ हो रहा है ना, तो जहाँ मिलकर काम नहीं हो रहा है वहाँ डिवीजन ऑफ लेबर भी नहीं है, बिकॉज ऑल सेल्स आर सेम। दिमाग में आ रही है बात? तो इवोल्यूशन के साथ साथ धीरे धीरे हुआ बेटा ये। जैसे आप एल्गी पढ़ोगे तो एल्गी में क्या होती है? सेल्स होती है लेकिन वो मिलकर काम नहीं करती। फिर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो एल्गी से ऊपर तो टिश्यू आने लग गए, टिश्यू से ऊपर जाएंगे तो फिर क्या आने लग गया? ऑर्गन। और प्लांट जो है बेटा वो ऑर्गन्स तक ही है। प्लांट्स में ना ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। प्लांट्स में डिवीजन ऑफ लेबर सिर्फ ऑर्गन तक है। जैसे हमारे ह्यूमंस में क्या है, हमारे अंदर एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम है, हमारे अंदर, हमारे पास सिर्फ ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन सिस्टम है। इसका मतलब हमारे सारे ऑर्गन मिलकर काम करते हैं, दे आर मेकिंग अ सिस्टम। जैसे आप पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम,
लोकोमोटरी सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम है, सीखोगे, धीरे धीरे सीखोगे, टेंशन मत लो। बस सिस्टम का मतलब क्या होता है, ऑर्गन मिलकर काम कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा मीनिंग ऐसे समझो, अगर किसी आदमी की कोई आंख डैमेज हो जाती है, आंख में चोट लग जाती है, तो वहाँ की चोट से नुकसान पूरे शरीर को होगा, क्योंकि वो आंख दिमाग से कनेक्टेड है, पेन होगा उसको। या मान लो किसी चलते चलते आदमी के किसी ने यहाँ पे गोली मार दी किडनी पे, अब किडनी डैमेज होगी, तो किडनी में ब्लीडिंग हो रही है और ब्लड वेसल्स हार्ट से जुड़ी हैं, हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, कितना ब्लड लॉस होगा, मौत हो सकती है। तो इसका मतलब क्योंकि सारे ऑर्गन आपस में कनेक्टेड है, तो एक को भी नुकसान करोगे पूरी बॉडी को नुकसान होगा, बिकॉज वी आर हैविंग ऑर्गन सिस्टम। अच्छा है प्लांट के पास ऐसा नहीं है, नहीं तो प्लांट बेचारे बड़ी दिक्कत में आते, क्योंकि चलते फिरते हर कोई पत्ते तोड़ लेता है, फूल तोड़ लेता है। आप खुद सोचो, आप छत पे टहल रहे हो, तुलसी का पौधा है, आपने 2 पत्ते तोड़ के अपनी चाय में डाल लिए, इसका मतलब ये थोड़ी कि पौधा ही मर जाएगा, नहीं मरेगा, बिकॉज प्लांट के पास वो जो लीफ है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। क्या है फोटोसिंथेटिक? और वो लीफ दूसरे लीफ से कनेक्टेड नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि 2 पत्ते गए तो बाकी पत्तों ने भी कहा हम भी मर रहे हैं, हमारा साथी चला गया हड़ताल पे, ऐसा नहीं होता ना, बिकॉज दे आर नॉट मेकिंग अ सिस्टम। समझ में आया? तो प्लांट कहाँ तक पहुंचे बेटा? ऑर्गन तक। और हम कहाँ तक पहुंचे? और प्लांट के लिए ऑर्गन होना अच्छी बात है, अगर ऑर्गन सिस्टम है तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि ये बेचारे डिफेंड नहीं कर सकते ना। प्लांट को अगर कोई ग्रेजिंग हर्बीवोर, कोई पशु खा रहा है, तो प्लांट क्या कर लेगा बेचारा? वो कुछ नहीं कर सकता, खा लो बस। गाय खा रही है पत्ते, वो खा रहा है, प्लांट मूव थोड़ी कर सकता है। तो प्लांट के लिए ऑर्गन होना एडवांटेज है, ऑर्गन सिस्टम होता तो डिसएडवांटेज होता। लेकिन ये जो आप देख रहे हो, सेल, फिर टिश्यू और फिर ऑर्गन, ये तरक्की है, इसी को इवोल्यूशन कहते हैं। तो शुरू के जो प्लांट है एल्गी जैसे, उनमें क्या है? सिर्फ सेल्स। उनसे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो, और सबसे ऊपर जाएंगे तो ऑर्गन। समझ में आ रहा है? और ये जो तरक्की हो रही है, इसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, यानी काम बंटना। तो काम किस में बटा हुआ नहीं होता? जो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। और काम किस में बटा होता है? जो आया समझ में? तो एल्गी के बारे में ये बोला गया है, देखो एल्गी का जो टॉपिक है उसमें ये लिखा हुआ है कि एल्गी फोटोसिंथेटिक है, ग्रीन है, थैलॉइड है। ये कुछ शब्द इसके लिए इस्तेमाल किए गए। एल्गी ग्रीन क्यों है? क्योंकि क्लोरोफिल है इसमें। फोटोसिंथेटिक क्यों बोला गया? क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक। ठीक है। ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना खाना खुद बनाती है, तो बात बिल्कुल सही है भाई, जो फोटोसिंथेसिस करेगा अपना खाना खुद बनाएगा। थैलॉइड क्यों बोला? थैलॉइड इसलिए बोला क्योंकि थैलस लाइक बॉडी है बेटा। कैसी बॉडी है? थैलस लाइक बॉडी। आपको समझ में आ रहा है थैलस लाइक बॉडी का क्या मीनिंग हुआ? क्या मीनिंग हुआ थैलस लाइक बॉडी का? ऐसा शरीर जो बटा हुआ नहीं है, बस ऐसी ही है। ठीक है, थैलस लाइक बॉडी। सो एल्गी ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, थैलॉइड होते हैं। अच्छा, कुछ केसेस में सम एल्गी आर इन एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब मिलके रहते हैं, एसोसिएशन विद फंजाई। कुछ एल्गी किसके साथ मिलकर रहते हैं बेटा? फंजाई के साथ मिलकर रहते हैं। कुछ एल्गी फंजाई के साथ मिलकर रहते हैं, एसोसिएशन में रहते हैं, मिलके रहते हैं। ऐसे भी होते हैं। कुछ नया सा लग रहा है क्या? तो लाइकेन पुराना टॉपिक है, हम उस तरीके से बता रहा हूँ, तुम्हें लग रहा है पता नहीं क्या बता रहे हैं। पुरानी बात है ये तो। लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, याद है? जिसमें 2 चीज़ें एक साथ रहती हैं। मैंने बताया था ना, 2 जिस्म एक जान। उसमें क्या होता है? ऐसे ग्रीन सेल्स होती हैं, किसकी? एल्गी की, है ना। और एल्गी की इन्हीं सेल्स के नीचे क्या होता है? बालों जैसे माइसीलियम। वेरी गुड। बालों जैसा क्या होता है? ये माइसीलियम। माइसीलियम इज ए नेटवर्क ऑफ हाइफी। तो ऊपर क्या है? बोलो ऊपर क्या है? ऊपर है एल्गी, नीचे क्या है? नीचे है फंजाई। तो बेटा एल्गी और फंजाई दोनों को एक साथ क्या कहते हैं? आ रहा है समझ में? एल्गी और फंजाई दोनों को साथ में क्या कहते हैं? क्या दोनों को एक दूसरे से फायदा है? बिल्कुल है। एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करके जो फूड बनाता है वो फंजाई को देता है। फंजाई जो मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब करता है वो एल्गी को देता है। तो ये दोनों का आपसी फायदा है, मतलब म्यूचुअल बेनिफिट है। इसीलिए इस रिश्ते को क्या नाम दिया है? लाइकेंस। आपको पता है ना, लाइकेंस पोल्यूशन वाले इलाके में ग्रो नहीं करते। ये कौन सी गैस के लिए सेंसिटिव होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। जहाँ SO2 होगी वहाँ ग्रो नहीं करते। और SO2 कहाँ से निकलती है? स्कूटी, बाइक, कार, बस, ऑटो, सब जिसमें भी फॉसिल फ्यूल जलेगा, पेट्रोल, डीजल, उसमें से निकलेगा SO2, सल्फर एमिशन होगा। तो जहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं, पोल्यूशन ज़्यादा होता है, वहाँ पे लाइकेंस ग्रो नहीं करते। और लाइकेंस कैसा एसोसिएशन होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। किसका? एल्गी और फंजाई। अच्छा, सम एल्गी आर एसोसिएशन विद फंजाई। अच्छा, और NCERT कह रही है कि सम एल्गी, कुछ एल्गी एनिमल्स के ऊपर भी पाए जाते हैं। ठीक है, फाउंड ऑन एनिमल्स। इससे एल्गी को कोई फायदा नहीं है, लेकिन एनिमल को फायदा है।
देखो ब्रैकेट में स्लॉथ बेयर लिखा हो, मिला? स्लॉथ बियर क्या है? स्लॉथ बियर एक ऐसा भालू है जिसकी ज़िंदगी काफ़ी स्लो मोशन में चलती है, भालू को कहते हैं। और ये जब पानी में डुबकी मारता है तो इसके ऊपर पानी में जो काई है, एल्गी, वो चिपक जाती है। ये ग्रीन हरा हो गया ना। अब इसके ग्रीन कलर के होने से इसको फ़ायदा मिलता है, मतलब इस भालू को फ़ायदा है हरा दिखने से। क्या फ़ायदा है? क्योंकि एक तो ये स्लो है बहुत और ज़्यादा बड़े आकार का नहीं है, तो जो प्रीडेटर बर्ड्स हैं जैसे कि ईगल, चील वगैरह, वो इसको दूर से देखकर पकड़ सकते हैं अगर ये पेड़ पर घूमता हुआ दिख जाए। लेकिन ये क्योंकि ग्रीन कलर का होता है तो ये छुप जाता है पेड़ों के पत्तों के बीच में, नज़र ही नहीं आएगा। ऐसा करने को बोलते हैं कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज को बोलते हैं छद्मावरण, यानी अपने सराउंडिंग जैसा दिखना। जैसे इंडियन आर्मी की ड्रेस है ना, उसमें पत्ते वत्ते बने होते हैं। जो बॉर्डर पे पेट्रोलिंग करते हैं उनकी यूनिफॉर्म देखना कभी, पत्ते वत्ते बने होते हैं, ऐसा लगता है कि ये टेरेन ही है, आसपास की झाड़ियाँ ही हैं, अलग से नहीं है, तो पहचानना मुश्किल होता है दुश्मनों को। तो वैसे यहाँ पर ये खुद को छुपाने के लिए अपने ऊपर क्या, किसकी चादर चढ़ाए हुए? एल्गी की। इसके लिए इसको क्या करना होता है? बस उस गंदे पानी में, एल्गी वाले पानी में उतरना होता है, फिर बाहर निकलना होता है। तो इसके ऊपर क्या चिपक जाती है? एल्गी। कौन सा भालू है? स्लॉथ बेयर। आ रहा है समझ में? इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा, एल्गी जो होते हैं ना, एल्गी, उसमें वेराइटी ऑफ साइज होता है। एल्गी में कई साइज होते हैं, मतलब कुछ एल्गी छोटे भी होते हैं, कुछ एल्गी बड़े भी होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। मतलब एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकता है, एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकता है, एल्गी कॉलोनी फिलामेंटस भी हो सकता है। फिलामेंटस का मतलब धागा बना के, एक धागे के रूप में। फिलामेंट का मतलब क्या होता है? धागा, और धागे जैसा है तो क्या बोलोगे? फिलामेंटस। एल्गी जो होता है वो कॉलोनियल भी होता है। कॉलोनियल का मतलब है कॉलोनी बना के रहता है। क्या बना के रहता है? और कुछ एल्गी सच में बहुत जाइंट होते हैं। जाइंट्स मतलब बहुत बड़े होते हैं। तो एल्गी अलग अलग साइज़ के होते हैं, छोटे बड़े अलग अलग आकार के। तो अगर मैं देखूं यूनिसेलुलर में, तो यूनिसेलुलर में आता है क्लेमाइडोमोनास। ये नाम याद रखना है आपको। क्लेमाइडोमोनास एक छोटे आकार की एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास। फिलामेंटस में आती है स्पाइरोगायरा। इसको पॉन्ड सिल्क भी बोलते हैं, स्पाइरोगायरा को, रेशेदार होती है। स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स दोनों के दोनों फिलामेंटस है। कॉलोनियल में आता है वॉल्वॉक्स। अगर आप बुक में देखोगे फुटबॉल जैसा बना हुआ है, देखा फुटबॉल जैसा बुक में, वो वॉल्वॉक्स है। अच्छा, जाइंट्स में आते हैं लैमिनेरिया। लैमिनेरिया बहुत बड़े आकार की एल्गी होती है। और एक और होती है मैक्रोसिस्टिस। ठीक है, ये बड़े आकार की एल्गी है, बहुत बड़ी बड़ी एल्गी होती है जाइंट्स। तो एल्गी यूनिसेलुलर भी है, मतलब सिंगल सेल वाली भी है। एल्गी धागे के रूप में भी होती है। जो यूनिसेलुलर होती है उसमें आता है क्लेमाइडोमोनास। ये ऐसा ताबीज़ जैसा दिखता है, इस तरह का। पुरानी एनसीईआरटी में था इसका डायग्राम। और कलर कैसा होगा बेटा इसका? ग्रीन होगा, क्योंकि करना है ना इसको फोटोसिंथेसिस। बिना फोटोसिंथेसिस के तो गुजारा ही नहीं है। प्लांट सारे के सारे करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो क्लेमाइडोमोनास। स्पाइरोगायरा कैसा होता है? रेशेदार होता है, ऐसे होंगे इस तरीके से, ये ऐसे। तालाब में आपने देखे ऐसे रेशे हरे हरे कभी देखे होंगे, वो स्पाइरोगायरा होता है। उसे कॉमन भाषा में पॉन्ड सिल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉन्ड सिल्क। कभी देखा आपने तालाब में ऐसे रेशे रेशे लंबे लंबे से? ओके। वॉल्वॉक्स जो होता है वो कॉलोनी बना के रहता है। कॉलोनी वो भी कितनी सेलों की? 50,000 सेल। इसमें ना ये जो छोटी छोटी आपको ऐसे सेल्स नजर आ रही हैं, ये ऐसे पूरी 50,000 सेलों की कॉलोनी होती है इसमें, वॉल्वॉक्स में। वॉल्वॉक्स क्या बना के रहता है? कॉलोनी बना के। और इस कॉलोनी में कितनी सेल होती है बेटा? 50,000। इस कॉलोनी को सिनोबियम कहते हैं। इस कॉलोनी का नाम है, इस कॉलोनी का नाम भी है, इसको बोलते हैं सिनोबियम। क्या कहते हैं? सिनोबियम। इसमें 50,000 सेल होती है, 50,000 सेल्स कॉलोनी, ना एक कम ना एक ज़्यादा, ये भी ध्यान रखना। ओके, फिर आता है लैमिनेरिया। लैमिनेरिया बहुत बड़े आकार का होता है, बहुत बड़े आकार का होता है। तो बहुत बड़े आकार का ऐसा होता है, ये समुद्र के नीचे से ऐसे लंबे लंबे धागे जैसे निकल रहे होते हैं, ऐसे, ये ऐसे, ये इस तरीके से। तो जो बड़ी एल्गी है वो है लैमिनेरिया। तो एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकती है, फिलामेंटस भी हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है, और जाइंट्स भी हो सकते हैं। मतलब साइज के हिसाब से अलग अलग। आ रहा है समझ में? अब भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या मिलाने पड़ते हैं? गैमीट्स। क्या करना पड़ता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? गैमीट्स का मिलना, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो फर्टिलाइजेशन को और क्या बोलते हैं बेटा? सिनगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब भी किसी वर्ड में गैमी आए, सुन लो ध्यान से, जब भी किसी वर्ड में गैमी आए तो गैमी का मतलब हमेशा, हमेशा सिर्फ और सिर्फ हमेशा क्या होगा?
फ्यूजन। ध्यान से सुन लो, गैमी का मतलब हमेशा क्या होगा? हाँ, तो गैमीट्स के मिलने को फर्टिलाइजेशन या क्या कहते हैं? सिंगैमी। अब गैमीट कैसे आकार के हैं इस पर डिपेंड करता है फ्यूजन कैसा है। अगर दोनों गैमीट दिखने में एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे, तो उसको बोलेंगे आइसोगैमस कंडीशन। कैसी कंडीशन बोलोगे? हाँ, क्योंकि बेटा आइसो मतलब क्या होता है? सेम। जैसे आप बोलते हो ना आइसोमर, बहुत सुना है आपने आइसोमर? आइसो का मतलब होता है सेम, और गैमस का मतलब क्या है? फ्यूजन। तो गैमीट अगर एक जैसे हैं तो आप क्या बोलेंगे? आइसोगैमस। अब आइसोगैमस में दो बातें होती हैं। दो बातें क्या होती हैं? या तो गैमीट बिल्कुल मोटाइल होंगे दोनों के दोनों। देखो जो भी होगा दोनों में एक जैसा होगा। अगर दोनों मोटाइल हैं, बोथ मोटाइल, तो आइसोगैमस। और ऐसा भी हो सकता है बोथ क्या हो? नॉन मोटाइल। दोनों के दोनों गैमीट कैसे हों? नॉन मोटाइल। लेकिन जैसे भी होंगे दोनों एक जैसे होंगे। सो आइसोगैमस का मतलब क्या होता है? आइसोगैमस का मतलब होता है व्हेन बोथ द गैमीट्स लुक अलाइक। क्या मतलब होता है? बोथ द गैमीट्स, दोनों गैमीट्स लुक्स अलाइक, दोनों गैमीट दिखने में एक जैसे दिखते हैं। तो क्योंकि एक जैसे दिखते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? आइसोगैमस। तो आइसोगैमस में जब मैं बोथ मोटाइल कह रहा हूँ, बोथ मोटाइल, तो देखो जरा क्या होता है बोथ मोटाइल का मतलब। जैसे एग्जांपल के लिए ये गैमीट है और इसका फ्लैजिला है ये, ठीक है। तो मान लो ये मेल गैमीट है। कौन सा गैमीट है? ओशो। ये मेल गैमीट है, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा फीमेल। क्या है ये? बिल्कुल ऐसा ही होगा फीमेल गैमेट, जरा भी फर्क नहीं होगा। देखो मेल और फीमेल दोनों दिखने में एक जैसे, तो यहाँ पे मेल के लिए ये सिंबल हो गया, फीमेल के लिए ये सिंबल हो गया। अब दोनों गैमेट क्योंकि दिखने में एक जैसे और दोनों ही मोटाइल है, क्योंकि दोनों के पास क्या है? फ्लैजिला, ठीक है। तो ऐसा हमको देखने को मिलता है क्लेमाइडोमोनास में। क्लेमाइडोमोनास जो कि कैसी एल्गी है? ग्रीन एल्गी है। कैसी एल्गी है? ग्रीन एल्गी। तो क्लेमाइडोमोनास में हमको क्या देखने को मिलता है? बोथ आर मोटाइल। लेकिन स्पाइरोगैरा में क्या होता है? स्पाइरोगैरा में दोनों गैमीट्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। देखो एग्जांपल में ना स्पाइरोगैरा, लेकिन दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं। जैसे मान लो ये मेल गैमीट है, तो बिल्कुल ऐसा ही दिखने में कौन होगा? फीमेल गैमीट। तो एक मेल गैमीट है और एक फीमेल गैमीट है, पर दोनों दिखने में एक जैसे है ना, तो इसका एग्जांपल हो गया स्पाइरोगायरा। हाँ भाई, आ रहा है समझ में? पहचानते कैसे? मेल फीमेल कैसे पहचानते हैं? वो तो उनके जेनेटिक कॉम्पोजिशन से होता है। मतलब ऐसे आप सुपरफिशियली ऊपर से देख के नहीं बता सकते, तभी तो बोला आइसो एक जैसे नहीं बता सकते ऐसे। वो तो बाद में डिटेल्ड स्टडी करेंगे, क्रोमोसोम देखेंगे तब की बात है। अभी ये याद रखो कि दोनों एक जैसे हैं तो आइसोगैमस, अलग अलग होते तो एनाइसोगैमस। आया समझ में? तो अभी के लिए इतना ही रखें।